Hello everyone, this is Aman Mittal welcoming you all back to another session of Must Read Current Affairs. The date of the day is 6th of January 2021 and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exams perspective. आज उतने important articles हमारे पास नहीं है इस particular session में लेकिन जो भी articles हमने आज select करे हैं उनको एक बार go through करना जरूरी है both from the psychological perspective and from the exams perspective as well. तो कुछ आर्टिकल्स हमें हेल्प करते हैं रिवाइज करने में, कुछ आर्टिकल्स हमें डेफिनेटली कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि आज का हमने करंट अफेयर्स कर लिया. तो ऐसे कई दिन आते हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जब न्यूज़पेपर्स रिलेटिवली ब्लैंक होते हैं, व्हेन यू आर अनएबल टू एक्सट्रैक्ट द न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर. जो भी सीरियस एस्पिरेंट होता है इस टाइम पे वो न्यूज़पेपर्स को स्किप कर देता है या रिलेवेंट न्यूज बस गो थ्रू करके ही और शी मूव्स फॉरवर्ड. लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक प्रोसीजर सेट होता है कि आज करंट अफेयर्स, आज न्यूज़पेपर आया है तो हमें पढ़ना है एंड फॉर दैट दे कीप ऑन रीडिंग द न्यूज वेदर इट इज रिलेवेंट और इररिलेवेंट. चाहे कोई भी एडिटोरियल आ जाए, चाहे कोई भी लीड आर्टिकल आ जाए, उन्हें पढ़ना है. बट इट इज नॉट ट्रू इन द एग्जामिनेशन और यही स्मार्ट अप्रोच का एक तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब एक एडिटोरियल, एक आर्टिकल लीव करना है, उसे स्किप करना है. सो दैट इज द की थिंग दैट यू शुड बी ऑल बी अवेयर ऑफ. लेट अस बिगिन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड टू ऑल द न्यू लर्नर्स जो आज हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस टू देम फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. फर्स्ट, if you take an academy subscription, you get multiple benefits like you get unlimited access to all the courses and educators on the Unacademy's platform. आपको लाइव टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं एट रेगुलर इंटरवल जो इंश्योर करता है कि आपका रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट होता है और कोई भी ग्रे एरिया ना बचे ऑफ योर्स ड्यूरिंग दिस journey of civil services examination. All the classes on Unacademy's platform are live. This makes sure कि क्लासेस का एनवायरनमेंट रियल टाइम मैनर में काफी ज्यादा एंगेजिंग हो और इंटरेक्टिव हो, आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर पाए. You can easily take the Unacademy subscription by downloading the Unacademy's learning app. I think फिर से स्लाइड पे कुछ वहां पे इशू हुआ है. Just give me a second so that I can insert another slide out here. I don't know ये इशू बार बार प्रॉपअप क्यों हो रहा है. Just give me a second so that I can insert the new slide. Okay, it's uploading. It will take hardly a minute. Okay, you can take Unacademy subscription by downloading Unacademy's learning app on your mobile phone through the App Store or Play Store. After this, you will be getting two options of subscription. The first option would be of Plus subscription, the second would be of Iconic subscription. अगर आप आइकॉनिक चूज करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर विच यू ऑब्वियसली विल हैव टू पे सम एक्स्ट्रा प्राइस एज वेल. इसीलिए थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक. जो एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आर मेजरली ऑफ द पर्सनल कोच दैट यू गेट आउट हियर एंड डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस. प्लस सब्सक्रिप्शन आपको ऑफर होता है मल्टीपल ड्यूरेशंस रेंजिंग फ्रॉम 1 month टू अप टिल 36 months. एक साल का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन चूज करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 49,500 rupees. You can avail extra 10% off by applying my code NAMAN and then the final price would be reduced to 44,550 rupees. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करते हैं जिसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस एंड सो ऑन, तो एनुअल प्राइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का विल कॉस्ट यू 69,500 rupees. If you use my code NAMAN, then the final price would be reduced to 62,550 rupees.
अनअकैडमी ने एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से स्टार्ट करा है। ये फ्री है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू असेस योरसेल्फ एट द पैन इंडिया लेवल एंड आल्सो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस आउट हियर। तो एक्साइटिंग प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको कंपटीशन फेस करने को मिलता है एट पैन इंडिया लेवल। सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, अब तो 6 महीने से भी कम बचे हैं। तो डेडिकेटेड बैचेस अनअकैडमी ने लॉन्च करे हैं फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेट अस कम ऑन टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। तो जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द गैस पाइपलाइन। ये हमने पहले भी देखा है बट प्रीवियसली इट वाज इनॉग्रेटेड और लॉन्च्ड बाय द गेल। नाउ इट हैज बीन फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। So it is a functional pipeline as of now or from now onwards as it has been formally inaugurated. तो ये मेजर पाइपलाइन है फ्रॉम द कोची टू मंगलुरु। इट इज द एलएनजी और लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइन, a 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप एज अ एग्जांपल यूज करेंगे डेफिनेटली इन द आंसर्स। आप इसको एग्जांपल की तरह कहां पे यूज करेंगे? जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने क्या मेजर्स लिए एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड, इंडिया ने क्या मेजर्स लिए टू मेक इंडिया अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, इवन इन अ क्वेश्चन व्हिच टॉक्स अबाउट द climate change, the measures taken by the government of India to address the issues of climate change, वहां पे भी आप ये सारे measures को drop करेंगे because at the end these are reducing the emission intensity of our country. These are helping us to achieve the commitments that we have made under the Paris Climate Accord. तो there are multiple measures. गैस बेस्ड इकोनॉमी की अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं कि गैस बेस्ड इकोनॉमी क्या है और इंडिया ने यहाँ पे क्या टारगेट सेट किया है, तो गैस बेस्ड इकोनॉमी इज बेसिकली दैट वी वांट टू इंक्रीज द गैस इन द एनर्जी मिक्स ऑफ आवर कंट्री। तो अभी तक हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे देश में, उसमें जो भी एनर्जीज का हम यूज करते हैं, वेदर बी इट द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ द एनर्जी लाइक कोल एक्सेट्रा, उसमें हमें गैस का शेयर इंक्रीज करना है। नो व्हाट इज आवर टारगेट? ये हम रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। जो मेरे साथ काफी टाइम से एसोसिएटेड है उनको ये फैक्ट्स अभी तक ऑलमोस्ट याद हो गए होंगे। सो द our target is to increase the gas in the overall energy mix of India from 6% to 15% by 2030। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अलग से एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, व्हेन यू नो व्हाट इज रिलेवेंट, व्हाट इज इररिलेवेंट, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। ओके, तो गैस बेस्ड इकोनॉमी का हमारा ये टारगेट है। नाउ व्हाई डू वी वांट टू बिकम अ गैस बेस्ड इकोनॉमी? Because we want to enhance the energy efficiency in our country. We want the energy diversification. We need to have energy security in our country. Apart from that, we need to reduce the import bill, diversify the energy sources of our country, as of now 80% of the energy requirements in our country are met through imports. तो इसको हमें सब्सटैंशियली रिड्यूस करना है, सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें आगे बढ़ना है, दैट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं इसके, इसमें एनवायरनमेंट भी है, इसमें आपको बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड intensity, emission intensity and so on help us achieve the Paris climate goals or the commitment that we have made under the INDCs। तो यहाँ पे आप गैस बेस्ड इकोनॉमी को ड्रॉप कर सकते हैं। क्या इंडिया ने मेजर्स लिए हैं टिल नाउ टू मेक इंडिया अ गैस बेस्ड इकोनॉमी? तो उन मेजर्स में एक मेजर तो आपके सामने है, कोची मंगलुरु एलएनजी पाइपलाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन स्टार्ट और यू कैन बिगिन from the policy directives itself that the India launched a new hydrocarbon exploration and licensing policy in 2016. It also came up with the discovery of small fields policy। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रिलैक्स कर दिए थे, डी कंट्रोल कर दिया था एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट प्राइसेस ऑफ द गैस इन आवर कंट्री।
it attracted the investment in our country. So these some measures were taken in both of these policies. Also, we switched from the product sharing contract to the revenue sharing contract, which help us to realize more production and more revenue earning from these exploration blocks. तो ये दो पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करे, गवर्नमेंट ने चेंज करे इन द ईयर 2016 and 17. Apart from this, you can here talk about the city gas distribution network जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, and the target out here is to cover 53% of the geographical area of our country through the piped gas connectivity for the कुकिंग पर्पस. तो कुकिंग पर्पस के लिए हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को रिप्लेस करना चाहते हैं थ्रू दी गैस. ओके, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसा ही एक और प्रोग्राम है पीएम ऊर्जा scheme. So PM Urja basically tries to facilitate or push the gas connectivity towards the eastern India, especially in the states of Jharkhand, Bihar, West Bengal and UP, eastern UP. तो यहाँ पे हम अपनी गैस कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं. ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिसेंट कुछ मेजर्स लिए, लाइक द गवर्नमेंट अमेंडेड द न्यू टैरिफ रूल्स, जिसमें जो कोस्टल साइट्स पे गैस और हिंटरलैंड में गैस प्राइसेस में डिफरेंसेस थे, नाउ दोज हैव बीन रैशनलाइज्ड. सो गैस कंजप्शन नाउ इज बेसिकली पुश्ड मोर इनटू द हिंटरलैंड ऑफ इंडिया, which again will lead to the industrialization, more investment, more consumption of gas and so on. Okay, इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो भी कंपनीज गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स में, गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको ये बोला कि अब आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गैस. तो अगेन दिस विल हेल्प इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस. देखिए, गैस के टर्म्स में आपको बेसिक फोकस देना है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गैस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो एज ऑफ नाउ क्या सीन है, 50% ऑफ द गैस इज बेसिकली इंपोर्टेड इन आवर कंट्री एंड 50% ऑफ द नेचुरल गैस वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज. तो वी वांट टू रिड्यूस दिस इंपोर्ट एंड वी वांट टू इंक्रीज दिस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बेटर मेंटेन होगा, हमारा एनर्जी सिक्योरिटी अचीव होगी एंड रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ द सेम. ओके, तो एक हो गया प्रोडक्शन पे फोकस करना, दूसरा हो गया कंजप्शन पे फोकस करना. प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. तो प्रोडक्शन के लिए आप HELP, स्मॉल गैस स्मॉल फील्ड डिस्कवर्ड पॉलिसी, ये दो चीजें बता सकते हैं. कंजप्शन के लिए आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर सकते हैं, पीएम ऊर्जा की बात कर सकते हैं एंड सो ऑन. फाइन. तो और बीच में प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में आता है डिलीवरी. तो वहां पे पाइपलाइन नेटवर्क्स होते हैं जहां पे आप कोची, मंगलुरु वगैरह जैसे इनिशिएटिव्स की बात कर सकते हैं. ओके, अब अगर मैं एनर्जी एफिशिएंसी की बात करूं, so will it be appropriate only if I write about the gas and related measures taken by the government of India? The answer would be no. You definitely need to be more diversified out here. Apart from gas, in the energy efficiency or how India is trying to reduce the emission intensity, इसमें apart from the gas, you should also talk about ethanol production. E20 fuel जो हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने नया टारगेट सेट किया है कि from 2022 onwards, by 2030 we will be blending 20% of the ethanol in the gasoline and petrol, which then will be used for the vehicles. Okay, इसके अलावा आप यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस की बात कर सकते हैं, जो हमने सतत इनिशिएटिव में देखा था. ठीक है, ये अगेन ट्रांसपोर्टेशन की एमिशंस को कम करने की बात करता है. तो ये कुछ सर्टेन मेजर्स हैं जो आप यहाँ पे डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हैं. एक बात और ध्यान रहे कि आप इन चीजों को फार्म एंड नॉन फार्म लिंकेजेस, रूरल लैंडस्केप डेवलपमेंट एंड सो ऑन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द वेस्ट एशियन रीजन.
वेस्ट एशियन डायनामिक्स को हम काफी टाइम से ट्रेस आउट कर रहे हैं। मैंने आपको इन डिटेल समझाया भी है कि वेस्ट एशियन डायनामिक्स कैसे फंक्शन करती है बेसिकली। तो हमने डिस्कस किया था कि वेस्ट एशिया में 3 ब्लॉक्स हैं जो बेसिकली ऑपरेट करते हैं, एंड देयर इज वन कैटलिस्ट sitting very far from the West Asian region, which we call as the US. So these 3 blocks are Israel, Iran, Turkey. यहाँ पे कतर भी आ गया था कुछ टाइम पहले, एंड थर्ड ब्लॉक इज सऊदी अरेबिया एंड यूएई. So these are the 3 major blocks in the West Asian region, जिनके कारण the interplay of these blocks basically result into all kind of controversies and the dynamics that we see in the West Asian region. अभी तक सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पे 2 एडवर्सरीज थे फॉर दी Saudi Arabia and UAE block. Those were Israel and the Iran. सऊदी अरेबिया और यूएई ब्लॉक ने 2017 से एक्रिमोनियस रिलेशंस डेवलप कर लिए थे विद कतर एज वेल, एंड सो आई हैव केप्ट द कतर आउट ऑफ द ब्लॉक. प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी हियर और समवेयर इन द मिडिल ऑफ दीस 2 ब्लॉक्स. तो कतर का जब से 2017 में एक्रोमोनियस रिलेशनशिप डेवलप हुए, स्पेशली बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई, तब से कतर हैज मूव्ड टुवर्ड्स द ईरान एंड टर्की. Allegations were leveled against the Qatar that Qatar is supporting Iran and the terrorism activities in the entire West Asian region. US, which I call it as a catalyst in the entire West Asian dynamic, you please try to understand the role of that country. US under the presidency of Trump has successfully achieved the good relation of positive engagement between the Israel bloc, जिसके कारण complete West Asian dynamics की starting हुई. The root cause of the entire controversy was the formation of Israel. तो यूएस ने एक इतना पॉजिटिव यहाँ पे रोल प्ले करा कि इजराइल और सऊदी अरेबिया एंड यूएई ब्लॉक के बीच में एंगेजमेंट डेवलप कर दिया. And this is manifested through the recent agreements that took place in the form of Israel UAE Pact, Israel Morocco, Israel Bahrain, and Israel Sudan Pact. So Gulf countries and the Arab states now are coming forward to have formal diplomatic relationship with the Israel. Erstwhile, this could not have been possible. So why it is all taking place as of now? Only because of this middle block, which is the Iran and Turkey block, majorly Iran. Each and every nation out here, whether be it the Israel bloc, it is against the Iran bloc. Whether be it the Saudi Arabia bloc, it is against the Iran bloc, and it was previously also against the Israel bloc. But now the things have changed. Israel and Saudi Arabia bloc have engaged with each other, and now they are planning to act collectively against this middle bloc, which is the Iran bloc. The countries which previously had shifted to the Iran bloc, like the Qatar, now have been taken back successfully by the Saudi Arabia and UAE bloc, and this agreement is there in this news, also called as Al-Ulma Declaration. Al-Ula Declaration. Al-Ula Declaration एक कीवर्ड है, ये याद रख लो. जहां पे भी आपने नोट्स बनाए थे, जब मैंने आपके साथ ये कंप्लीट पूरा डिस्कस किया था, राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल एंड सो ऑन, सारे वॉर्स एंड जो भी ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए, कैंप डेविड अकॉर्ड्स, उनके इम्प्लीकेशन, जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जो आपके नोट्स हैं, वहां पे आप अल उला डिक्लेरेशन मेंशन करेंगे, बिकॉज इट इज kind of the final nail in the collaboration between the 2 blocs against the Iran bloc. So now there would be a collective fight against Iran by the Israel bloc, by the Saudi Arabia UAE bloc, and by the USA, which is a catalyst. It will definitely depend upon the new presidency, which is gonna be assumed from the 20th of January by the Joe Biden. Although he has a flexible approach, but यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो थोड़ा सा आपको ट्रैक करना है न्यूज को, लेकिन ये जो अल उला डिक्लेरेशन है, इसको आप प्लीज नोट डाउन करेंगे. ये एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. अल उला डिक्लेरेशन इज associated with which of the following?
And in the mains examination, you can also quote the Al-Ula Declaration. Al-Ula Declaration में UAE and Saudi Arabia have decided to embrace the Qatar and to forget the previous or past acrimonious relationship that was developed with the Qatar since 2017 over the allegations of terrorism and supporting Iran against Qatar. तो ये जो embracing activity achieve करी है by the Al-Ula Declaration, this is the major development because यहाँ पे अब ईरान completely isolate हो गया है in the entire West Asian region. फाइन, तो ये दोनों आर्टिकल्स में सेम चीजें हैं, आप चाहें तो उसको एक रीड दे सकते हैं, क्विक रीड, स्पेशली द हाइलाइटेड पार्ट दैट आई हैव मेंशन. अदरवाइज आप अल उला और उसके नीचे थोड़ा सा ब्रीफ में लिख लीजिए फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ताकि जब आप रिवाइज करें तो उसको भूल ना जाए कि अल उला डिक्लेरेशन में क्या था. इट इज द एम्ब्रेसिंग ऑफ यूएई एंड सऊदी अरेबिया ब्लॉक विद दैट ऑफ कतर. Okay, so you can see here that the threats posed by the Iranian regime would be the collective goal of the West Asian blocs. Okay, यहाँ पे किसी को डाउट है वेस्ट एशिया डायनामिक्स में, आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द implications this block and the dynamics of this block having on the India and the Indian subcontinent. Okay, सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल यूजुअली हमें मिलता नहीं है, या हमारे पास बहुत क्लीशे एग्जाम्पल्स होते हैं व्हेन एवर वी नीड टू टॉक अबाउट द सॉफ्ट पावर. तो यहाँ पे कुछ ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं, रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अंडर द इंडिया सॉफ्ट पावर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट पावर. श्रीलंका का एग्जांपल है वेयर इन वी प्रोवाइडेड द सुवा सेरिया काइंड और द एम्बुलेंस सर्विसेज टू द श्रीलंका. तो सुवा सेरिया इज द लोकल नेम ऑफ दीज एम्बुलेंसेस जो हमने 2016 में ग्रांट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करी थी टू द श्रीलंका. तो हमने कुछ फंड एज अ ग्रांट वी गेव इट टू द श्रीलंका एंड दोस फंड्स वर यूज्ड बाय द श्रीलंका to purchase the ambulances from Tata Motors. As of now, Sri Lanka के all 9 provinces में these ambulances are active and they have played a key role during the COVID-19 pandemic. Previous to 2016, Sri Lanka did not have any kind of health or preventive service outside the hospital. Now, since India has provided it with these ambulances, Suva Seria, यही वर्ड आपको यूज करना है, Suva Seria, अगर याद रहता है तो, अदरवाइज एम्बुलेंस वुड बी फाइन. तो उसके बाद से ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटीज श्रीलंका में काफी हद तक सिग्निफिकेंट मैनर में एस्केलेट हुई है. Apart from the Suva Seria, India has also provided grants to Sri Lanka of worth $400 million. It is a huge amount for the construction or for the housing sector. जहाँ पे श्रीलंका में we have constructed about 60,000 units for the housing purposes. तो ये कुछ सॉफ्ट पावर के यहाँ पे मेजर्स हैं. आई एम नॉट गोना डिस्कस हियर एंटायर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस. सिर्फ कुछ सॉफ्ट पावर के मेजर्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे. आप CLMV में भी डिस्कस कर सकते हैं. CLMV में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडिया वहां पे थ्रू द मिशन सागर कैसे एड एंड असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. तो मिशन सागर इज द रीसेंट एग्जांपल व्हिच इंडिया बेसिकली स्टार्टेड after the COVID-19 pandemic or during the COVID-19 pandemic to provide humanitarian aid and assistance to all the neighboring countries. So India always has acted as the first responder in the case of emergency situation for its neighborhood and even for the extended neighborhood. तो ये जो point है, term है, that India has always acted as a first responder, इंपॉर्टेंट है. मैं शुरू से एम्फसाइज करता आया हूं कि जब भी आप इंडिया के नेबरहुड के साथ रिलेशन डिस्कस करेंगे तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा बताने हैं कि इंडिया का कैसे यहाँ पे बिग ब्रदर का रोल मैनिफेस्ट होता है. by India being the first responder, by India being the net security provider, by India being the leader in the
capacity building, socio-economic development, combating terrorism and climate change related activities, disaster management, so on. तो उसमें आप इन एग्जांपल्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं. फाइन, आगे बढ़ सकते हैं. ज्यादा कुछ नहीं है इसमें इसके अलावा. और अच्छा, इन एम्बुलेंसेस के कारण एक और फैक्ट क्या हो रहा है, पीपल टू पीपल टाइज कनेक्ट हो रहे हैं, पीपल टू पीपल टाइज स्ट्रेंथन हो रहे हैं, बिकॉज ये एम्बुलेंसेस दे कैरी द फ्लैग ऑफ इंडिया. Now, can you imagine the pride when an Indian will feel when he or she goes to Sri Lanka and sees those ambulances carrying the Indian flag, and people of Sri Lanka appreciating those services of the ambulances of the Suvas area. So these are some of the things which definitely helps us to have good people to people connect and elevate our ties with the individual countries. तो सॉफ्ट पावर भले ही थोड़ा सा टाइम लेती है, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी हार्ड पावर. हार्ड पावर में बेसिकली यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स एंड डिफेंस डील्स. और जो तीसरा फ्रंट होता है वो होता है ट्रेड एंड कॉमर्स का इकोनॉमिक टाइज. तो यहाँ पे वी आर मोर फोकसिंग ऑन द पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल टाइज, हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन. ओके, a very important article because it gives you certain facts जो हमारे बहुत काम के हैं from the mains perspective. Prelims में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ही अनलाइकली है. From mains and interview perspective, it will help you to substantiate your point whenever you talk about the internet freedom in our country. तो इंडिया में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, जिसने इंडिया की रैंकिंग 17 रैंक से डिक्रीज कर दी थी फ्रॉम द 2017 लेवल, एंड नाउ इंडिया रैंक्स 111 एट 111 पोजीशन ऑफ द 162 कंट्रीज. एंड द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स सेड कि इंडिया की रैंकिंग सबसे ज्यादा डिटोरेट हुई है in the religious freedom, in the article 19 freedom, that is freedom to associate, assemble and so on, and in the terms of media freedom. Here you also get a point about the internet freedom, जहाँ पे फिर से article 19 पिक्चर में आता है. And here you need to talk about the freedom of speech and expression using medium of internet. So which judgment basically accorded the fundamental right status to use internet as a medium for the expression of article 19(1)(a). It was Anuradha Bhasan judgment, very important judgment. एटलीस्ट आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए और ये जजमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, विच केम इन 2020 जनवरी. तो इंटरनेट related internet freedom related restrictions put किए हैं since 2019 August in the Jammu and Kashmir region, and number of petitions were filed in the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा इस डिसीजन को आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि the decision of curtailing the internet access was wrong. Rather, it came up with the decision कि आपको इसको periodic manner में review करना है and you have to relax the internet activities out there. First point, ये criticism वाला point हो गया. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा confusion prevail करता है among the aspirants कि इंडिया में right to internet is a fundamental right. Please be very cautious here. Right to internet in our country is not as of now a fundamental right under article 19. अनुराधा भासन जजमेंट ने क्या कहा था? अनुराधा भासन जजमेंट ने ये कहा था कि अगर आप इंटरनेट मीडियम को यूज करते हो to express article 19(1)(a), that is for the freedom of speech and expression, then it is your fundamental right. So using internet as a medium to express article 19(1)(a) is the fundamental right and not right to internet per se. दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अगर right to internet fundamental right हो जाएगा तो गवर्नमेंट को इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. जैसे राइट टू एजुकेशन है, वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21. तो गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है अप टिल द एज ऑफ 14 इयर्स, और ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टू 18 इयर्स. गेटिंग द पॉइंट? तो अनुराधा भासन जजमेंट ने दो चीजें बोली थी.
एक कि मीडियम ऑफ इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट विच कैन बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस his or her opinion, and secondly it asks the government to relax the internet related restrictions put in the Jammu and Kashmir region. Okay, इन चीजों को इस सर्वे ने क्लियरली एड्रेस करा है, कैप्चर करा है। तो यहां पे बात आती है सामने कि इंडिया लॉस्ट अबाउट 2.8 बिलियन डॉलर्स in single year 2020 due to internet shutdowns. Okay, is it important? No, this is not important. The important thing is that India is the country to have placed largest number of internet shutdowns into year 2020. ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट में जो 20 कंट्रीज हैं उसमें नंबर 1 पे इंडिया आता है, एंड द रेस्ट 19 कंट्रीज। तो इंडिया की इकोनॉमी में कितना लॉस हुआ है? 2.8 बिलियन डॉलर्स का ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन। एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ है ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन? अराउंड 4 बिलियन डॉलर्स। तो कैन यू इमेजिन कि ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ 20 कंट्रीज हैं इनका कलेक्टिव लॉस इंडिया के लॉस का हाफ है। So this is the magnitude of internet shutdown that we have done or exercised in our country. एक और important fact यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट restrictions placed हैं since 2019, now those have been called as longest internet shutdown in any democracy. Longest internet shutdown in a democracy. तो जम्मू एंड कश्मीर का जो शटडाउन है वो लॉन्गेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। इट इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय टॉप 10 VPN, अ यूके बेस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए प्रीलिम्स में इसके ऊपर आप फोकस मत करिए, लेकिन इसके फैक्ट्स को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स कहां लगाए गए? इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अलावा सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स किए गए इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि अभी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट बीइंग वेरी मच एक्टिव टू यूज द इंटरनेट और द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फॉर देयर ओन गुड। व्हाट दे फील इज दैट द टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स आर getting more benefit out of that communication or internet activity or accessibility, and so we need to shut it down. And once we shut down the communication networks and internet connectivity, so we are in a position to curtail the activities of terrorism or insurgency and restore the peace in that particular area. तो ये जो अप्रोच है हमारे देश में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की, ये भी इससे सामने आती है, जिसको आप क्लियरली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अब क्लियर हो चुका है कि the evolved form of terrorism, evolved form of insurgency now is over or is through the internet platforms. हमने देखा कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटरनेट एक्टिविटी के थ्रू रेडिकलाइजेशन कैसे किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अगर इंटरनेट को बैन करती है तो उसका भी हमने रिपरकशन देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में फ्यूनरल एक्टिविटीज में, फ्यूनरल प्रोसेशंस में रेडिकलाइजेशन स्टार्ट हो गया, यहां पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया। तो सिर्फ इंटरनेट बैन करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, एंड यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि बैनिंग ऑफ द इंटरनेट से एक तो आपका इकोनॉमिक का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे एक फैक्ट आ गया कि 2.8 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ अमाउंट यू हैव लॉस्ट just by doing the internet shutdowns. Point number 1. Point number 2, for how long are you remain shy of using internet as a powerful tool to suppress the terrorism and insurgency activities? The time will come definitely कि आपको उनको confront करना पड़ेगा on this front as well, that is on the internet front or on the cyber front.
तो आप कब तक बैन करते रहोगे? आपको एक ना एक टाइम पे तो अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेगी, आपको भी टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे कि आप उनको वहां पे भी डिफीट कर सको ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग सो देन दे आर यूजिंग इट इन अ मोर प्रोफिशिएंट मैनर देन यू आर डूइंग, एंड बाय देयर यूसेज they are able to expand their footprint, they are able to radicalize more number of people, they are now in a position to penetrate into more number of households and so on. तो यहाँ पे ये चीजें समझना जरूरी है। इंटरनेट शटडाउन बेसिकली होता क्या है? इट इज द इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट of a specific region or for a specific population, often done to exert control over the communication systems. तो ये एक बहुत ही आउटडेटेड मैकेनिज्म है जिसपे आज भी इंडिया सबसे ज्यादा रिलाई कर रहा है, ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। एक और चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो अनुराधा भासिन जजमेंट में भी कही गई थी लेकिन अप्लाई नहीं करी गई, एंड दैट इज अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो कोर्ट्स वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को अप्लाई करती हैं। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या होता है? इट इज द टेस्ट वेयर इन यू ट्राई टू बैलेंस द ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स। So you have taken a particular decision. That decision is to curb the internet access. This is the decision that you have taken. और तो that would be the mean कि आपने इंटरनेट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। दिस इज द मीन्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों आपने रेस्ट्रिक्ट करा? योर ऑब्जेक्टिव इज नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं? दिस इज द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। If these are balanced, if your mean is right to achieve this objective and there is no alternative available with the government to achieve the same objective using another means, then the Supreme Court or the judiciary of our country will give a good to go signal कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अनुराधा भासिन जजमेंट का क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है कि इसने टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बेसिकली सही तरीके से अप्लाई नहीं करा, और एक ऐसा स्टेट जहां पे पिछले अब तो डेढ़ साल से ऊपर yes almost there 1.6 or 7 months now has been since the internet restrictions have been placed in the Jammu and Kashmir area. तो इससे फायदा भी कुछ नहीं हो रहा है। द मिलिटेंसी हैज बीन इंक्रीजिंग। हमने अभी इंटरव्यू में देखा था कि 200 militants were killed just in single year 2020 and now more number of local militants are coming into the picture. तो ये सारी चीजें हमने इंटरनल सिक्योरिटी में ऑलरेडी डील करी हैं। आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ये एक रिपोर्ट को, मेंस और इंटरव्यू में आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट कि दैट हाउ फार इट इज you can say how far it is good to restrict the internet access to maintain peace and order in a particular region like or northeast or Jammu and Kashmir, जिसको आप easily अब एड्रेस कर सकते हैं। Okay. उजाला एंड SLNP ये दो स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ने रिलीज करी थी, इसको भी आप एनर्जी एफिशिएंसी में यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको सिर्फ इनके नाम ड्रॉप करना है। तो इनको 6 साल हो गए हैं रन करते हुए, तो दैट इज व्हाई पीआईबी में ये दो स्कीम्स दोबारा आज रिफ्लेक्ट हुई। उजाला स्कीम बेसिकली इज द एलईडी प्रोग्राम जिसमें गवर्नमेंट कन्वेंशनल कैंडेसेंट लैंप्स को रिप्लेस कर रही है थ्रू दी एलईडीज। एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम इज जहां पे गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर रही है थ्रू दी एलईडी लाइट्स, कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर रही है थ्रू दी एलईडी लाइट्स। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है, and these have also significantly reduced the emission intensity and have helped India to save the energy. तो यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं देना है आपको। मेंस में इन स्कीम्स के ऊपर डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीलिम्स में डेफिनेटली आ सकता है कि उजाला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग और एसएनएलपी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी। तो उसमें सतत आ जाएगा, उजाला आ जाएगा, एसएनएलपी आ जाएगा और एक और स्कीम कोई आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कीम बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी और रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी को टारगेट करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बाय द यूपीएससी।
तो ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिक सी स्कीम है. उजाला here stands for उन्नत ज्योति by affordable LEDs for all, एंड SLNP stands for स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, जिसमें कन्वेंशनल लाइट्स को रिप्लेस किया गया है यूजिंग LED. यहाँ पे कुछ टारगेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. लाइक उजाला प्रोग्राम में टारगेट था कि हम 700 मिलियन LED लाइट्स को इंस्टॉल करेंगे इन इंडिया, and that has been surpassed as of now because we have installed successfully 1.15 billion lights. SLNP का टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट सेट किया है, that is we need the investment of 8,000 crore by 2024 and we will be covering now the entire rural India. तो जो फर्स्ट फेज था SLNP का, उसमें अर्बन एरिया को कवर किया गया है, जो भी स्ट्रीट लाइट्स थी अर्बन एरियाज में उसको रिप्लेस किया गया है. नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट फेज में रूरल इंडिया को कवर किया जाएगा. इसमें एक बहुत ही इनोवेटिव फंडिंग और फाइनेंसिंग प्रोग्राम था SLNP में, जो आप गवर्नेंस में बता सकते हैं एज एन एग्जांपल. मुझे एग्जैक्टली उसके नंबर ऑफ इयर्स तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं कि उसमें क्या इन लोगों ने मैकेनिज्म डिवाइस किया था. सो इट वाज लाइक कि स्टेट गवर्नमेंट्स की स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा फॉर दैट, क्योंकि उनकी स्ट्रीट लाइट्स रिप्लेस हो रही हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव द फंड्स. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि यू कीप ऑन पेइंग द बिल्स. जो आप अभी एग्जिस्टिंग बिल पे कर रहे हो, आप सेम बिल पे करते रहोगे फॉर द नेक्स्ट सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स. से फॉर एग्जांपल 10 इयर्स, आप नेक्स्ट 10 साल तक सेम बिल पे करते रहो जो अभी आप कर रहे हो, एंड हमें कोई भी एक्स्ट्रा फंड नहीं चाहिए आपकी तरफ से. हम आपकी लाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देंगे. तो इससे फायदा क्या हुआ, गवर्नमेंट को उसकी खर्चा वापस मिल गया, क्योंकि डेफिनेटली द बिल वुड हैव गॉट रिड्यूस्ड बाय इंस्टॉलिंग द LED लाइट्स. सपोज पहले 100 रुपए का बिल आता था, तो अभी 60 रुपीज का बिल आ रहा है. नाउ व्हेन यू आर पेइंग द रिड्यूस्ड बिल फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर लिया. सो द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज अचीव्ड. सेकेंडली, आपने एनर्जी एफिशिएंसी भी यहाँ पे अचीव कर ली और कार्बन फुटप्रिंट्स भी आपने रिड्यूस कर दिए. तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स होती. ये जो इनोवेटिव मैकेनिज्म था फाइनेंसिंग का, ये बहुत ही उस वक्त हाईलाइट भी हुआ था, और इसको आप गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं कि दीज काइंड ऑफ इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स कैन बी डिवाइज्ड फर्दर फॉर द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट स्कीम्स. इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको उसको ट्वीक करना पड़ेगा. ओके, South Korea population decline. So there is a problem of aging around the world, and this aging of the problem that we are seeing around our country, around India, is definitely a window of opportunity for us. तो जितना ज्यादा कंट्रीज में एजिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इंक्रीज हो रही है. क्यों? बिकॉज वी हैव अ यंग डेमोग्राफी. लेकिन हमारी डेमोग्राफी के साथ एक दिक्कत है, दैट इट इज नॉट स्किल्ड. We definitely have a young demography. More than 50% of the population of our country is below 25 years of age. तो इतनी यंग डेमोग्राफी है हमारी, लेकिन हम इसे डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं टू दीज कंट्रीज जहां पे एजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. साउथ कोरिया बीइंग द नेक्स्ट नेशन टू कम और टू स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ एजिंग कंट्रीज लाइक द जापान. तो फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ कोरिया के सेंसस में ये सामने आया that the new population is less than the previous population by 20,000 and the birth rate is less than the death rate. Death rate वहां पे increase हो गया है birth rate से, तो definitely population will be slowing down. ये प्रॉब्लम इंडिया भी इन द टाइम्स टू कम देख सकता है. तो इसके मल्टीपल तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. जब आप बात करते हैं टू डिप्लॉय द एडिशनल डेमोग्राफिक or to deploy the additional youth that we have in our country to these kind of countries, तो पहले तो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज हैं ऐसी. तो साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है. मैक्सिमम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर नाउ फेसिंग एजिंग काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. रशिया है एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया आपको बता ही चुका हूँ. तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है.
एजिंग नहीं है अगर, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, दैट द पॉपुलेशन हैज गॉट स्टेबलाइज्ड एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है बाय ट्रांसफरिंग और प्रोवाइडिंग देम विद द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स व्हिच वी हैव इन सरप्लस, जो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम है स्किलिंग की, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एम्फसाइज करना पड़ेगा जब भी आप इसकी बात करें। ओके, सेकेंड बात है कि इंडिया में भी एजिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी। जब आपका इतना लार्ज पॉपुलेशन बेस अभी यंग कोहर्ट में एग्जिस्ट करता है, सो डेफिनेटली ये लार्ज पॉपुलेशन बेस इन द कमिंग नेक्स्ट 2 to 3 decades will shift towards the older cohort or old cohort, जब dependency of our country will increase and the liabilities would increase। तो ऐसा प्रोडिक्टेड है कि 2040 में for 20% of the population of our country would be above 60 years, and then the India will start to feel the heat of aging and the problems therein। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अभी से स्केल अप करना चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली अलाइन करना चाहिए, पॉलिसीज डिवाइस करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से बात कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। साउथ कोरिया ने भी यहाँ पे कुछ मेजर्स लेने की बात करी है, लाइक साउथ कोरिया अब इंसेंटिवाइज करेगा वहां की पॉपुलेशन को कि बर्थ रेट को इंक्रीज किया जाए, मैरिजेस अर्ली हो। अभी हो क्या रहा है साउथ कोरिया में कि लोग सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं, वो मैरी नहीं कर रहे हैं। विमेन पेट्रियार्कल एटीट्यूड को आउटराइटली चैलेंज कर चुकी हैं एंड पेट्रियार्कल एटीट्यूड और आउटलुक ऑफ द सोसाइटी ऑफ साउथ कोरिया डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। तो वहां पे विमेन एक इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट रोल वहां पे प्ले करती हैं, एंड दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल करियर्स, not very much towards the family lives and so on, the traditional outlook of any kind of society। तो ये चीजें आप इंडिया में भी देख रहे हैं as of now। इंडिया में भी मैरिजेस की एजेस डिले हो रही हैं। इंडिया में भी जो सेंसस था of 2011, for the first time it witnessed less number of the addition than the previous census। तो जो previous census था 2001 में, तब तक हमने ऑब्जर्व करा था कि हर सेंसस में मोर नंबर ऑफ पीपल वर एडिंग, लेकिन 2011 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जितने लोग 2011 में ऐड हुए थे उससे कम 2011 में ऐड हुए। सो इंडिया भी धीरे धीरे, टीएफआर भी हमने देखा था कि 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल पे 14 ऑफ द स्टेट्स हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। तो ये सारी चीजें इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी सोसाइटी का आउटलुक भी चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ जो यंग कोहर्ट है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द ओल्डर कोहर्ट। तो एल्डरली सिटीजन्स की प्रॉब्लम को आज भी हमें टैकल करना है, एंड वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें after 20 years we will have to deal with the largest section of the population which will be under the elderly population। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप क्रिएट कर रहे हैं आज, that should be friendly for the elderly population 2 decades after और 2 decades later from now। इस तरीके से आपको चीजों को डेवलप करना है। जो भी पॉलिसीज आप डेवलप कर रहे हैं आज, हॉस्पिटल हेल्थ केयर को आप डेवलप कर रहे हैं आज, इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, उसको आपको ऐसा डेवलप करना है कि 20 इयर्स बाद उसको आपको रीमॉडिफाई ना करना पड़े या दोबारा से डेवलप ना करना पड़े। एंड इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ आवर पीपल, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर कंट्री। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। बाकी अगर ये एल्डरली का इशू आगे कभी आता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वेस को अक्सर उठाता है, इकोनॉमिक सर्वे इज मोस्ट लाइकली टू कम बाय द एंड ऑफ जनवरी। अगर उसमें एल्डरली सेक्शन पे कुछ हुआ इंपॉर्टेंट, तो हम फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मोहिनीगिरी कमेटी रिपोर्ट एक्सेट्रा, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यूएस इंडिया के बीच में क्या मेजर इरिटेंट्स हैं, ये यूएस के आउटगोइंग एम्बेसडर ने 3 वर्ड्स में क्लियर किया, जो आप यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन। अगर इंडिया यूएस के रिलेशंस पे क्वेश्चन पुट अप होता है मेंस में या इंटरव्यू में, तो आप बहुत ही कम स्पेस कंज्यूम करते हुए अपनी बात इफेक्टिवली पुट अप कर सकते हैं। तो 3 मेजर इरिटेंट्स जो इंडिया और यूएस रिलेशंस के बीच में है, फर्स्ट इज रशिया।
कि रशिया में क्या है मेजर इरिटेंट, द डिफेंस डील्स दैट इंडिया मेक्स विद रशिया, स्पेशली S-400 और कुछ टाइम पहले हमने देखा था Ka-226T हेलीकॉप्टर्स। तो दीज काइंड ऑफ डील्स जो हम रशिया के साथ कर रहे हैं, ये यूएस को डेफिनेटली नहीं पसंद आ रहा है, और इसी के कारण यूएस ने कार्डसा भी अपना एक एक्ट डेवलप किया, पास किया, एनैक्ट किया in the year 2017, which stands for Countering American Adversaries through the Sanctions Act. Although sanctions have not been slapped against India so far, and India has been able to achieve the waiver under the S-400 missile defense system deal that it has done with the Russia. लेकिन टर्की को रिसेंट में sanctions लगा दिए हैं यूएस ने, तो अब फियर इंडिया के ऊपर भी ज्यादा बढ़ गया है। The second major irritant is trade. तो ट्रेड में आप जीएसपी की बात कर सकते हैं, मेजर थिंग। देन यू कैन टॉक अबाउट द करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, जिसमें इंडिया को प्लेस कर दिया गया था रिसेंटली। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं, एक ट्रेड मेजर इरिटेंट है। एंड द थर्ड मेजर इरिटेंट इज द सेल्फ रिलायंट इंडिया program of our country, that is the Atmanirbhar Bharat Abhiyan program, which makes India more inward oriented or inward looking, and is making India more towards the block of the rightist nations. तो ये जो राइटिस्ट अप्रोच है कि हमें प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आगे बढ़ना है, दिस डेफिनेटली इज नॉट वेरी मच लाइकेंड बाय द यूएसए गवर्नमेंट। तो ये तीन मेजर इरिटेंट है जिनकी आप बात करेंगे। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेजर एरियाज हैं जो ये बोलते हैं कि इंडिया और यूएस के रिलेशन ने एक सिग्निफिकेंट लेवल अचीव करा है इन द रिलेशनशिप एट since 2014, so you should talk about the strategic ties. Strategic ties में इंडिया और यूएस ने significant heights achieve करी हैं since 2014, जिसमें आप 4 एग्रीमेंट्स की बात कर सकते हैं। उन 4 में से 3 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं since 2014। 2016 में लिमुआ साइन हुआ, 2018 में कॉमकासा साइन हुआ, 2020 में बेका साइन हुआ, और जो चौथा एग्रीमेंट है GSMIOA वो 2001 में साइन हुआ था। Apart from this, you will talk about the Indo-Pacific vision and quadrilateral grouping that India and US together have realized or materialized. तो strategic ties इंडिया के significant level पे achieve हुए हैं, and they are more important than the irritants that we have mentioned out here. इंडिया यूएस के रिलेशंस में आपको बता चुका हूं कि जब नई प्रेसिडेंशिप अज्यूम होगी बाय जो बिडेन, उसके बाद अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी विल डिस्कस इट। ये बहुत ही कम कंट्रीज अब बची हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एक इंडिया ईयू रीजन वाइज बचा है, इंडिया यूएस बचा है, और इंडिया पाकिस्तान बचा है, जो मैंने आपके साथ मेजर कंट्रीज में जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा है। बाकी 80% से ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये भी इंडिया यूएस में भी मेजर पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ डील कर ही लिए हैं, बस थोड़ा बहुत है जो मुझे आपके साथ डिस्कस और करना है। तो ये चीजें हैं जो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आपके पास बस एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे मैंने रशिया का नाम लिया तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि रशिया और इंडिया के बीच में से क्या चल रहा है जो यूएस को अपसेट कर रहा है। S-400, Ka-226, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, ब्रह्मोस मिसाइल, कुछ भी आप बता सकते हैं। ट्रेड में एटलीस्ट 2 चीजें मैंने आपको बता दी, जीएसपी और करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, दोनों हमने करंट अफेयर से पिक करी थी। सेल्फ रिलायंट इंडिया में द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड, आत्मनिर्भर भारत अभियान। फाइन। वैक्सीन डिलीवरी में गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैंने आपसे कहा था आप प्लीज ट्रैक करते रहिए, बिकॉज बाकी पूरी इश्यूज में आपको, बाकी पूरी पिक्चर में आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, समझा चुका हूं इन डिटेल। आई जस्ट एक्सपेक्ट यू टू ट्रैक ऑन दी थिंग्स। कैसे ट्रैक करना है? सुपरफिशियस मैनर में ट्रैक करना है, बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं जाना है। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या बोला कि हम कैसे ट्रैक करेंगे, हम कैसे डिलीवरी करेंगे वैक्सीन की, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो बस। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, बट इट इज बेस्ड इन पुणे। तो सारी मैन्युफैक्चरिंग पुणे में होगी, उसको डिलीवर करना है पैन इंडिया लेवल पे। तो गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क बनाया ऑफ 41 एयरपोर्ट्स विद पुणे। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ हब्स एंड स्पोक मॉडल, नॉट एक्चुअली एन हब्स एंड स्पोक मॉडल, जहां पे हब क्या है? पुणे है। सो दिस विल बी द हब जहां से वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड the vaccines then would be networked or transported through the 41 airports which are easily accessible from the Pune airport. मेजर डिपोज जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करे हैं वो 4 हैं। एक है करनाल,
जो नॉर्दर्न इंडिया को टैकल करेगा, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता फॉर द सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के मेडिकल स्टोर्स डिपो हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम वैक्सीन यहाँ पे आएंगी इन 4 डिपोज में फ्रॉम दी पुणे। कौन से? करनाल, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 गवर्नमेंट के मेडिकल डिपोज हैं, यहाँ पे वैक्सीन आएंगी एंड फ्रॉम देयर ऑन स्टेट में यहाँ से सप्लाई होंगी टू द डिस्ट्रिक्ट डिपोज जो स्टेट गवर्नमेंट असाइन करेगा, और फिर वहां से फाइनली टू द मल्टीपल PHCs, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। तो यहाँ पे एक चीज और, गवर्नमेंट ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया है अंडर दी कार्गो विंग, एविएशन कार्गो विंग। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है अंडर द कार्गो एविएशन विंग कॉल्ड एज AAICLAS। ये थोड़ा सा याद रख लेना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। It stands for Airports Authority of India, Cargo Logistics and Allied Services Company. Airport Authority of India, Cargo Logistics and Allied Services Limited, Company Limited। ठीक है, तो ये बस हब्स एंड स्पोक्स मॉडल है, कैसे गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है वैक्सीन डिलीवरी एट पैन इंडिया लेवल। ये बेसिक आपको जानना था यहाँ से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ओके, ट्रांसजेंडर्स इंडिया में कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं irrespective of the Navtej Singh Johar judgment of the Supreme Court and irrespective of the Transgender Act passed by the Government of India in 2019. Yet the transgenders have not been able to realize the full potential of the rights that they basically derive from the constitution of our country. तो ट्रांसजेंडर के रिस्पेक्ट में हमने मल्टीपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है कि एक तो हमारे इंडिया के लॉस को चेंज होना जरूरी है। लॉज को चेंज होना क्यों जरूरी है? बिकॉज कई लॉज ऐसे हैं जो सिर्फ मेन और विमेन को मेंशन करते हैं, वो ट्रांसजेंडर्स पे अप्लाई इसीलिए नहीं हो पाते हैं। और कोर्ट जुडिशियल सिस्टम हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे तो फंक्शन करता नहीं है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे फंक्शन करता है, सो इट गोज बाय व्हाट इज रिटन इन द स्टैट्यूट्स। फिर हमने प्रॉब्लम देखी यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि इलेक्शंस में भी ट्रांसजेंडर्स के नॉमिनेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। देन फाइनली हाई कोर्ट ने अलाउ किया ट्रांसजेंडर को टू फाइट और टू फाइल द नॉमिनेशन अंडर द विमेन कैटेगरी। तो ये कुछ चेंजेस इंडिया में अभी भी करने बाकी हैं कि हमें जेंडर को यहाँ पे थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना है, और एटलीस्ट अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमें राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को रियलाइज करना है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसजेंडर्स एक्ट ऑफ 2019। बहुत ही छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल है। तो ट्रांसजेंडर्स कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं इंडिया में, उसके बारे में आपको यहाँ से एक और पॉइंट मिलता है, और हाई कोर्ट्स जुडिशरी का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ द rights of transgenders and decriminalization of section 377 to up till the self-perceived gender identity rights that still are being provided to the transgenders in India by the judiciary। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है। जो स्टैच्यूज हैं ऑलरेडी क्रिएटेड उनको अमेंड करने की जरूरत है। जो स्टैच्यूज आगे बन के आने वाले हैं लाइक दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमने देखा 2020, उसमें भी अभी भी विमेन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स भी कंसीव कर सकते हैं। सो बाय एक्सक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स फ्रॉम these kind of statutes, you basically are depriving them of the basic rights। ठीक है, RNA ये ओके, इस आर्टिकल को आप एक बार बस रीड कर लीजिएगा फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। एक तो ये बोलता है कि फाइजर और पी फाइजर, इट इज कॉल्ड पी फाइजर और फाइजर, इसने भी इंडिया में रिक्वेस्ट पुट अप करी हुई है फॉर द अप्रूवल ऑफ इट्स वैक्सीन। तो वो क्यों नहीं हो पा रही है उसके बारे में यहाँ पे थोड़े से रीजंस मेंशन्ड है कि वो अपने पैनल के सामने रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो क्या क्लीशे वाले पॉइंट्स हो गए। The main thing from the prelims point of view is RNA टेक्नोलॉजी। ये जो वैक्सीन हैं Pfizer एंड Moderna,
ये आरएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, एंड सो दीज वैक्सीन्स हैव ग्रेटर एफिकेसी, and these vaccines also have certain requirements which basically are the implications in the case of storage and logistics, that is to maintain extreme sub-zero temperatures. तो ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, और जो गुड थिंग है अबाउट दिस वैक्सीन इज आल्सो फ्रॉम द आरएनए टेक्नोलॉजी. तो अगर ये क्वेश्चन आए कि कोवैक्सिन या कोविशील्ड आर आल्सो द वैक्सीन्स व्हिच हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग द आरएनए टेक्नोलॉजी, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा. पी फाइजर, फाइजर या मॉडर्ना की अगर बात होती है, तो दीज टू वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग आरएनए टेक्नोलॉजी. इससे फायदा क्या होता है, that they can be relatively made very quickly, they can be manufactured very quickly. इसमें होता क्या है, there is a messenger RNA, ये बॉडी के सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वायरल प्रोटीन्स को डेवलप करो, and then the immune response is basically triggered. तो this is the functioning of the RNA technology, कि बॉडी में ये सेल्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है टू डेवलप द प्रोटीन्स एंड thereby triggering the immune response. This is the technology of the RNA used by Pfizer and Moderna. Last article for your self reading about the India UK ties. इसमें जितने भी points हैं वो हम already discuss कर चुके हैं कि India UK ties में कैसे क्या limitations हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए दोनों countries को, and so on, especially after the Brexit and the related events. तो इसको आप एक बार क्विकली रीड कर सकते हैं, ज्यादा आपको यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस एक बार क्विकली रीड कर लीजिए जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट किए हैं. फाइन. किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल कंटिन्यू. आर्टिकल्स की स्क्रीनशॉट मैंने सारे शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम के चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं इन दी एवरनोट, वन नोट या जो भी आप यूज करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी या नोट्स, राइट. द नेम ऑफ द चैनल इज प्रेपनेट्स. टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा चैनल प्रेपनेट्स, आप उस पे से डाउनलोड कर सकते हैं. शुड वी कॉल इट अ डे? अभी से कोई डाउट नहीं है तो स्किप कर देना बाकी सारे आज के लीड आर्टिकल्स, कुछ भी कहीं पे भी काम का नहीं है. हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था आज. अच्छा, एक और आर्टिकल है जो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि हमने पिक क्यों नहीं करा. सेंट्रल विस्टा का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, सो दैट इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहिए. उसमें बस एक पॉइंट है जो आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के जजमेंट में इट हैज रिस्ट्रिक्टेड द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वी आर नॉट गोना टेक अप द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और द फंक्शंस व्हिच बेसिकली वुड डिक्टेट द एग्जीक्यूटिव कि आप क्या काम कर सकते हो और क्या काम नहीं कर सकते हो. We are only gonna decide upon the legal dispute which is arising in the Central Vista case. एंड अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लीगल एंगल्स को वहां पे स्टडी करा है कि अप्रूवल नहीं लिया, लैंड यूज प्लानिंग को चेंज करा, सो ऑन, जो डिस्प्यूट्स राइज हुए थे सिर्फ उनको एड्रेस करा है. और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करा कि एग्जीक्यूटिव कैसे नई पार्लियामेंट बना सकती है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का. in the times to come सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग को एक शेप प्रोवाइड करेगा. बिकॉज जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिली. तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन देता है वेयर इन इट रेस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ और रेस्ट्रिक्ट्स इट्स जुडिशियल रिव्यू पावर, क्योंकि पहले ऐसा अज्यूम किया जाता था कि जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में सब कुछ आता है,
each and every decision of the executive, each and every planning process or policy bill, anything will come under the judicial review thing. So this is not true according to this judgment of Supreme Court. ये आपको वहां से बस पिक करना है, अदरवाइज वो जजमेंट को आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. गेटिंग माय पॉइंट. और एक आर्टिकल जो मैं आपसे इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं, वो मुझे अच्छा लग रहा था, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि ये सारी चीजें मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, एनएफएचएस का सर्वे अभी कंप्लीट रोल आउट नहीं हुआ है, सिर्फ 17 स्टेट्स की डेटा आया है हमारे पास. तो क्या फायदा है कि वो मैं डेटा आपको बार बार प्रेजेंट करूं, बिकॉज ये डेटा आपको अगर याद हो जाएगा दैट विल become irrelevant after 6 months when the complete report of NFHS will come, because data will change according to the pan India survey. तो उसको आप यहाँ पे यूज करेंगे कोई मतलब नहीं है. तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था पेज नंबर 11 पे, द चाइल्ड इन इंडिया विच टॉक्स अबाउट द न्यूट्रिशन अमंग द विमेन एंड चिल्ड्रन. तो उस पे मैंने आपको सफिशिएंट कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है आई थिंक, और अप्रोच भी बताई हुई है कि आप उसको कैसे अप्रोच करोगे. तो ज्यादा आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आज के पेपर में, सब बकवास है. फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट रादर. Okay, fine. Thank you all for your patient listening. Have a great day ahead. Let us call it a day.